let's cover these MCQs. Okay. So tell me now, developmentally, hymen is endodermal in origin, mesodermal in origin, ectodermal in origin, partly endoderm, partly ectodermal in origin. कौन बताएगा? ये क्वेश्चन देख के कुछ याद आया? यस सर, पीयू में आया था। क्या याद आया क्वेश्चन देख करके? सर पीयू में आया था ये क्वेश्चन। यस, अभी तुम्हारे पीयू में ये क्वेश्चन दिया गया था प्री यूनिवर्सिटी एग्जाम में। अब बताओ, तुम लोगों ने अटेम्प्ट तो किया होगा ना, अब क्या आंसर है इसमें? उसके बाद अटेम्प्ट गलत किया था तो यू शुड हैव चेक्ड इट बाय नाउ। देख लिया था एक बार कि नहीं बुक में? बाद में डेवलपमेंटली हाइमन इज पढ़ाया भी गया है तुम लोग को। नो गैसेस। एक चीज, ये चीज समझ में नहीं आती, जब भी कोई एग्जाम होता है और एग्जाम में कोई चीज गलत हो जाती है, यू नॉट श्योर इनफ, तो उसको बाद में एग्जाम के बाद उसी टाइम तुरंत रिवाइज कर लेना चाहिए बुक से। एटलीस्ट इन फ्यूचर तो गलती नहीं होनी चाहिए ना। तुमने रिवाइज भी नहीं किया, इसका मतलब मेसोडर्मल। सो डेवलपमेंटली ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई एम टेलिंग यू, एम्ब्रियोलॉजी से 2-4 क्वेश्चंस एमसीक्यूज में भी रहेंगे एंड लॉन्ग क्वेश्चंस भी रहेंगे। सो डेवलपमेंटली हाइमन इज एंडोडर्मल इन ओरिजिन। अब किसी ने लिखा होगा तो उसका ठीक है। तो एंडोडर्मल इन ओरिजिन क्यों है, कैसे है, एक बार तुम्हें ये इसका डेवलपमेंट याद होगा। पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट वाला, मुलेरियन डक्ट वाला पूरा डायग्राम रिलेटेड। So hymen is actually situated at the junction of the lower end of the vaginal plate with the urogenital sinus. ठीक है? Both surfaces of hymen are lined by endoderm. Look here, ये diagram तुमको याद होगा, तुम्हें बुक में दिया है। So there is this, uterovaginal canal. This is formed by union of the two paramesonephric ducts, right? The two fallopian tubes, the uterus being formed there, and when this uterovaginal canal approaches to this definitive urogenital sinus, when it, there is formation of this sinovaginal bulb in between, like the sinovaginal bulb is formed in between. So this is formed from the primitive urogenital sinus. Okay, so this is endodermal. Now with that, further growth, what happens is that the terminal portion of the uterovaginal canal and this, upper portion of this definitive urogenital sinus. Let me ask you before that, if you are, learning this, in males, what is derived from the definitive urogenital sinus? याद आ गया? मेल्स में डेफिनेटिव यूरोजेनाइल साइनस से क्या बन रहा था? मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा बन रहा था, पिनाइल यूरिथ्रा बन रहा था, राइट? फीमेल्स में क्या बनता है डेफिनेटिव यूरोजेनाइल साइनस से? क्योंकि फीमेल्स में द फीमेल यूरिथ्रा इज होमोलॉगस टू विच पार्ट ऑफ द मेल यूरिथ्रा? इट्स होमोलॉगस टू द प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा इन मेल्स, इज होमोलॉगस टू द यूरिथ्रा इन फीमेल्स, राइट? तो बाकी का बचा क्या हुआ? मेल्स में जो है ये डेफिनेटिव यूरोजेनाइटल साइनस से बन रहा था मेम्ब्रेनस एंड पेनाइल यूरिथ्रा. इन फीमेल्स इट एक्चुअली फॉर्म्स द वेस्टिब्यूल ऑफ द वल्वा, वेस्टिब्यूल ऑफ द वल्वा, ये वेस्टिब्यूल बनाएगा, राइट? द ओपनिंग ऑफ वेजाइना एंड द यूरिथ्रल ओरिफाइस, सो दैट्स कॉल्ड वेस्टिब्यूल. सो वहां दैट इज ऑल एंडोडर्मल, क्योंकि ये तुम्हें पता है ये डेफिनेटिव यूरोजेनाइटल साइनस का पार्ट है, इट्स एंडोडर्मल. ये जो बल्ब बना ना, सिनोवेजाइनल बल्ब, ये एक्सटेंड करेगा इन द फॉर्म ऑफ वेजाइनल प्लेट, एंड देन लेटर ऑन दिस वेजाइनल प्लेट इज कैनलाइज्ड, राइट? So, and that forms the vagina. This actually is, जो sinovaginal bulb है, that actually participates in forming the vagina. So what happens is, part of it, upper 1/3 of the vagina is being developed from the mesoderm, and that is from the uterovaginal canal, the blue color one. And the lower 2/3 of the vagina is formed by the sinovaginal bulb, that is in, it's in
elongation, or you can say the tissue that is arising from the definitive urogenital sinus. So vagina का याद रखना that upper 1/3 is mesodermal, lower 2 Sir, not audible. अब एक चीज आएगी that will be called as labia minora. The labia minora is having dual origin. It will be endodermal on the inner surface and ectodermal on the outer surface, while labia majora will be both on inner and outer surface will be ectodermal. तो ये छोटे छोटे से क्वेश्चंस बन जाते हैं, इसमें तुम्हें याद रखने चाहिए कि यूट्रस एंड फेलोपियन ट्यूब्स प्योरली मेसोडर्मल, वेजाइना में अपर 1/3 meso, lower 1/3 endodermal, hymen completely endodermal, then labia minora inside it is endodermal, outside it is ectodermal, majora is completely ectodermal. Okay, now which paranasal sinus is first to develop? Sir, maxillary. Yes, किसने बोला? Sir, Osama. Okay, so remember maxillary sinus, there are two important points related with maxillary sinus, that it is the first to develop, and the second, it is the largest maxillary paraanal sinus. The largest and the first to develop is this one. And another important thing is that the highest to this maxillary sinus does not lies at its base. So क्या होता है जब ये इतना full हो जाएगा, then only it starts draining. So इसमें congestion बहुत common है, ठीक है. And for the drainage sometimes you have to drain it from the hard palate, right? So इस वजह से ये maxillary sinus की थोड़ा सा you will be taught in ENT detail in about how to drain this maxillary sinus, because this hiatus for this opens above to the you can see at its upper limit. It is not draining from the floor. So that was about the maxillary sinus, the largest and the first to develop. All the following muscles take origin from the iliac crest except, now this one is easy, lower limbs tum पढ़ चुके हो सब अच्छे से. All the muscles are taking origin from the iliac crest except, the answer will be yes, iliacus. Yes, answer is iliacus. So you've seen this is the iliac crest, and all the muscles attached to this iliac crest on the inner border are, transversus abdominis, quadratus lumboris, erectus spinae. On outer surface, it is tensor fascial artery, external oblique, and then latissimus dorsi, gluteus maximus, posterior 1/3, internal oblique. If it is asked like which muscle is inserted on the iliac crest, then it's only one muscle, and that is external oblique. And iliacus is not even taking attachment on the iliac crest, because it takes origin from the upper 2/3 of the iliac fossa, that is the pelvic surface of the greater pelvis. Okay. Now this question is, which of the following structure is derived from mesonephros in a male? Which of the following structure is derived from mesonephros in a male? Seminiferous tubules, rete testis, vasa efferentia, epididymis. So vasa efferentia. ये पढ़ लेना अच्छे से, बहुत क्वेश्चंस आते हैं. कौन बोल रहा है वासा इफरेंशियन? Sir, epididymis. Epididymis. Epididymis, I guess. वासा इफरेंशिया कौन बोल रहा था? Osama. क्या बात है. So vasa efferentia is the answer here. Now look here, actually ये थोड़ा सा वैसे तो ये तुम्हें पढ़ाया जा चुका है, just a short revision यहाँ से करा देते हैं. It's all about nephrogenic cord, right? And nephrogenic cord, these are like protuberance. This actually develops from the intermediate mesoderm
or you can say just lateral to the paraaxial mesoderm on, you know, covered by the dorsal peritoneum on the dorsal side of the abdominal wall, right? It extends in the entire length, right, from the, you know, thoracic and lumbar region and reaching the pelvic region. With that course, now the course of time, you know, in the embryo there was like, you know, medial to lateral, let's say, from the medial portion, the peritoneum covering this nephrogenic cord, actually that forms the gonads, right, in the upper lumbar region, that forms the gonads. Then lateral to that was, you know, it's divided into three parts: pronephros, upper portion, then mesonephros, and the metanephros in the lower portion, right? And then lateral to that was a mesonephric duct, and lateral to mesonephric duct was paramesonephric duct. ओके, सो mesonephric duct जो है मेल से बना रहा है, paramesonephric duct फीमेल से बनाता है, fallopian tubes and यूट्रस बनाता है, अभी दिखाया था पिछले स्लाइड में. Now look here, with the course of development, you know, ontogeny repeats phylogeny, कई बार बताया है कि mesonephros also forms nephrons in embryological stages of a kidney, but it is a functional kidney in case of cyclostomes in the fishes. Then later on with development, there was mesonephros, which forms the kidneys even in anemniotes. It's a working kidney in anemniotes, but in humans, it is a stage of development in embryology. Then finally, in adults, this metanephros is the definitive kidney, that forms the definitive kidney, and that is formed in the pelvis, and that's why it ascends up. You know, testes descend, but kidneys ascend up during the course of development. Now what about this mesonephros after, you know, हमारे में तो adults में तो ये kidney mesonephros बन चुकी, pronephros बन गया, mesonephros बन गया, finally metanephros. अब ये जो portion रह जाता है, the portion of mesonephros which is left out, what happens is यहाँ पे gonads बन रहे हैं, let's say seminiferous tubules इसमें बन रहे हैं. अब यहाँ पे mesonephric duct बन रहा है. mesonephric duct क्या बनाता है? Epididymis, ductus deferens, you know, ejaculatory duct, seminal vesicles and all, right? तो ये पूरा जो है स्पर्म्स का इजैकुलेटरी पाथवे बनाएगा. सो दो पोर्शन ऑफ द mesonephros, क्योंकि जब तक ये किडनी जो है बननी है वो नीचे पहुंच चुकी है, यहाँ पे मोस्ट ऑफ द mesonephric tubules they die out, they terminate, they finish out, but few of the mesonephric tubules in relation to the testes they persist. And what happens is later in stages of development, these seminiferous tubules which are formed within the gonads, they, you know, join together and form a plexus, and that's called rete testis, separated by a mediastinal testis. Now these rete testis, they communicate on outside to these, you know, mesonephric tubules, which in turn join laterally with the mesonephric duct, and that is actually forming the epididymis. So the connection between the rete testis and this mesonephric duct is formed by vasa efferentia. So vasa efferentia is actually derived from mesonephros, right? यहाँ पे सिर्फ इतने पोर्शन में दिख रहा है ये mesonephros. This is mesonephros. The site of communication of rete testis to epididymis is in the form of vasa efferentia. Okay, so you can give it a reading. Mesonephros in males form mesonephric tubules, right? Mesonephros form mesonephric tubules. However, most of the mesonephric tubules degenerate. Some of these that lie near the developing testis, पूरे में तो ये बंद हो जाता है. पहले तो किडनी बन रही थी ना, इससे जब किडनी बनना खत्म हो गई, लेटर किडनी नीचे पहुंच गई मेटानेफ्रॉस पे, तब तक ये सारा खत्म हो चुका होता है. बट ओनली फ्यू ऑफ देम व्हिच persist in relation to the developing gonads, developing testis persist, and along with the mesonephric duct they form the duct system of the testis. The ends of the seminiferous tubules anastomose with one another to form the rete testis. The rete testis in turn establishes contact with the persisting mesonephric tubules to form vasa efferentia, and which in turn drain into the epididymis, which is formed by the cranial portion of the mesonephric duct. Okay. By the way, जल्दी से बता दो, hydatid of Morgagni किसे कहते हैं? Epididymis of sir epididymis testis. Epididymis of testis, and that's a remnant of sir remnant याद तो नहीं है.
दैट्स अ रेमिनेंट ऑफ वही जो फीमेल में बन रहा है पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट का, ठीक है। तो पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट फीमेल में फेलोपियन ट्यूब यूट्रस जो है ना बना रहा था ना अपर वन थर्ड, तो ये सब तो है नहीं मेल्स में, तो बना बचा क्या उसमें, क्रेनियल एंड कॉर्डल पार्ट। क्रेनियल पार्ट बना लेता है पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट का, दूसरा नाम क्या था, मुलेरियन डक्ट। उसे क्या Yes, बोल sir. रहा है, एपिडिडाइमिस ऑफ टेस्टिस, दैट्स कॉल्ड हाइडेटेड ऑफ मुर्गैग्नी। और लोअर पोर्शन क्या बनाता है, प्रोस्टेटिक यूट्रिकल। ओके, last question है, on percussing the anterior chest wall of a patient you find the right margin of the heart to lie 2 inch or rather 5 centimeter to the right of the edge of the sternum. Is the slide visible? No, sir. सर स्लाइड ग्रीन हो गई है। ग्रीन हो गई है, यस सर। अब दिख रहा है? सब पार्शियली थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। अब तो Sir. अब दिख रहा है? Yes, Sir, sir. yes, sir. सही हो गया? आंसर भी दिख रहा है। राइट आंसर भी दिख रहा है। आंसर तो दिख ही गया होगा अब तक। यस, राइट एट। डेक्स्ट्रोकार्डिया आंसर हो जाएगा, डेक्स्ट्रोकार्डिया। ये डेक्स्ट्रोकार्डिया का केस नहीं है, नॉर्मल No, केस sir. है। डेक्स्ट्रोकार्डिया क्यों होगा? यस सर। यू नो हार्ट का जो पोजीशनिंग है, यू नो दैट इज 1/3 ऑन द राइट साइड ऑफ द मीडियन प्लेन एंड 2/3 ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द मीडियन प्लेन, राइट। सो द राइट चेम्बर ऑफ द हार्ट नॉर्मली लाइज बिहाइंड द स्टर्नम, ठीक है। Yes, लेकिन sir. दोनों on percussion the anterior chest wall of the patient you find that the right margin of the heart lies 2 centimeter or 5 inches to the right edge of the sternum. Which chamber of the heart is likely to be? ये केस एक्चुअली क्या कार्डियोमेगाली का। Otherwise in a normal subject right atrium completely lies behind the sternum. Yes, sir. But in case of cardiomegaly, this right chamber, you know, this margin of the right border of the heart has gone beyond the right side of the sternum. So this is the enlargement of the right atrium. You can see this. What is this called, by the way? This margin is called? What is this right margin on the chest of on the surface of the chest wall? पेरिकार्डियल कैविटी। This is called? पेरिकार्डियल कैविटी। Pericardial. No. No. On the surface of chest wall, इसको क्या कहते हैं? प्रीकॉर्डियम। Yes, this is called precordium. This is Precordium. precordium. The area of the chest wall overlying the heart is called precordium. जहाँ पे इलेक्ट्रोड्स भी लगाते हैं, या हम इको जो करते हैं, इकोकार्डियोग्राफी जो करते हैं, वो भी यहाँ पे हम ट्रोकर लगाते हैं। So the area of the chest wall covering the heart is called precordium. ठीक है? पेरिकार्डिया। तो अब इसमें तुम्हें दिख रहा है that the right border of the heart has reached beyond the right margin of the sternum. ठीक है? And if you draw a line, 1/3 of the right heart, 1/3 of the heart lies right of the median plane, and 2/3 of the heart lies left side of the median plane. Okay, and this right side, the complete border is formed by the right atrium. Okay.